हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज का हमारा वीडियो जैव प्रक्रम से होने वाला है, जिसका अंतर्गत हम बात करेंगे 24 में जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में और महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स के बारे में। साथ में आपको पता ही है कि ये रामबाण क्लासेज है जो आपकी 2025 की होने वाली जो एग्ज़ाम है फरवरी में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होगी और इससे 100% श्योर हो जाइए कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं वह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। और सबसे पहले बात तो ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है यूपी बोर्ड में, क्योंकि ज़्यादा इसमें ये नहीं रहता है कि आप बाहरी से क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं, इसमें जो बुक में दिया रहेगा वही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आज हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर अध्याय नंबर हमारा 5 होगा और इस अध्याय नंबर 5 के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको हम हटा देंगे, कट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं और जो आपको पढ़ना है यहाँ पर मिस्टेक से ऐसे आ गया है, तो हमको पढ़ना है ये, चूँकि गलती से वो हमारा लग गया था, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। तो हमको पढ़ना क्या है, अध्याय नंबर 5 में पढ़ना है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है, तो जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं जो भी हैं वही हमारी जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे आप खाता है, खाना खाने के बाद पाचन होता है, पाचन होने के बाद आपका उत्सर्जन भी होता है, साथ में आप श्वसन भी करते हैं। तो ये सभी आप इसी में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? इतना तो क्लियर हुआ ना कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इतना आपको क्लियर हो गया। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है बहुविकल्पी प्रश्न से, जहाँ पर हमसे बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये देखिए 2023 में पूछा गया, 24 में भी पूछा गया है और 24 में दो पेपर कोड में पूछा गया, IM और IO कोड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपका ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन मिला लीजिएगा। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में हमारा पहला टॉपिक है, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा है उपयुक्त सभी। आंसर आप दीजिए कमेंट में। आई होप कि आप लोग इसका आंसर पता कर लिए होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पेड़ पौधों जब भी भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, तो उन लोगों को A नंबर वाला भी चाहिए, B नंबर वाला भी चाहिए और C नंबर वाला भी चाहिए। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि हमारा उपयुक्त सभी सही है। तो ये वाला आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पीत का संश्लेषण कहाँ होता है? पीत का संश्लेषण कहाँ होता है? और अथवा यही क्वेश्चन आपका ये 23 में भी पूछा गया है। यहाँ जो यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये 23 में भी पूछा गया है और साथ में देखिए 24 में भी पूछा गया है। पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव होता है कहाँ से होता है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पित्ताशय में, वृक्कों में, यकृत में, आमाशय में। तो यहाँ पर आप जैसा कि आपको पता है कि जो पित्तरस स्रावित होता है वो यकृत से होता है, यकृत से होता है और इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक, नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। पादपों में जाइलम का कार्य क्या है? देखिए जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो पादपों में जाइलम का कार्य 23 में पूछा गया, फिर 24 में पूछा गया कि पादपों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, 24 में पूछा गया। अब यहाँ पर बात आपको एक चीज़ बता दें, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप नोट करिएगा। जाइलम, आपका जाइलम जो होता है उसका काम क्या होता है? जाइलम यहाँ पर मिस्टेक लिख रहे हैं, एक मिनट। जाइलम, इसका काम क्या होता है? तो जल को पौधों के जड़ों तक पहुंचाने के लिए, जड़ों से पूरे पौधे के पार्ट तक पहुंचाने के लिए। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो खाद्य पदार्थ के, खाद्य यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बस, खाद्य पदार्थ। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? इतना तो क्लियर हुआ ही होगा। तो वही यहाँ पर पूछा गया है। तो जाइलम का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जल का परिवहन में। ठीक, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब क्या होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में जो सामान्य रक्तदाब होता है, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य में वृक्क किस
तंत्र से संबंधित होता है। तो ब्रिक जो होता है, ब्रिक किससे होता है? उत्सर्जन से। उत्सर्जन से। फ्लोएम का कार्य क्या है? देखिए आ गया ना, फ्लोएम का कार्य क्या है? तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। क्या है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ये टिक करते चलिएगा, ठीक ना, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होता है? तो सबसे पहले शुरुआत मुख से ही होता है। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन में भाग लेती है, तो गुर्दे की वो कौन सी इकाई है जो उत्सर्जन में भाग लेती है? ब्रिकाणु, जिसको नेफ्रॉन भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट, शरीर में बाहर बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं श्वसन। यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, श्वसन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है तो वो है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। ये नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त दाब मापा जाता है तो स्फाइग्नोमैनोमीटर से, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ आ गए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, ये आपको बताना है। तो हमारा यहाँ पर आंसर लिखना है, तो लिखेंगे लार की भूमिका। तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका हेडिंग बना लीजिएगा और लिखेंगे इसमें कि लार में सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम होती है जो स्टार्च को मल्टोस में बदलती है। इसका इक्वेशन यहाँ पर समझ सकते हैं कि स्टार्च को सेलिवरी एमाइलेज जो है माल्टोस शर्करा में बदल रही है, सरल अणु में इसको तोड़ रही है। क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट, विषम पोषी पोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विषम पोषी पोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे विषम पोषी पर, तो परपोषी या विषम पोषी इसी को बोलते हैं पोषण। पोषण की इस विधि में जीवधारी स्वपोषी द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को अंतर्ग्रहित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन जीवधारियों को विषम पोषी कहते हैं। विषम पोषी पोषण 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। मृतपजीवी पोषण, पोषण की इस विधि में जीवधारी अपने भोजन को सड़े गले कार्बनिक पदार्थ तथा मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं। परजीवी, परजीवी क्या होते हैं? तो पोषण की इस विधि में एक जीवधारी अपना भोजन अन्य जीवधारी यानी कि पोषक के शरीर से बिना इसे मारे प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। परजीवी होते हैं जो जीवधारी को मारते नहीं है लेकिन उसके शरीर में या उसके ही साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पूर्ण जंतु सम पोषण क्या है? तो पोषण की इस विधि में जीवधारी कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहित भोजन का पाचन तथा तत्पश्चात शरीर कोशिकाओं द्वारा अवशोषण करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स हो जाइए और अच्छे से बैठ जाइए, क्योंकि अब हम लोग देखने वाले हैं मानव हृदय, जो कि क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। चलिए मानव हृदय को समझते हैं। मानव हृदय को समझेंगे तो सबसे पहले हम मानव हृदय को पूरा डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पर मानव हृदय के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में लिखा गया है। देखिए क्या, हृदय मनुष्य के शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह रक्त परिसंचरण तंत्र में पंप का कार्य करता है। मानव हृदय का अध्ययन हम निम्नानुसार कर सकते हैं। पहला, हृदय की स्थिति से समझिए। हृदय वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। आपसे इसी पर बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा कि हृदय फेफड़ों के बीच में स्थित होता है कहाँ पर? तो वक्ष गुहा में। याद रखिएगा। इसका अधिक भाग वक्ष के बाईं ओर तथा थोड़ा सा भाग उरोस्थ के दाईं ओर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा और अग्र सिरे पर लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। साधारणतः इसका आकार व्यक्ति की बंद मुट्ठी के समान होता है। प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि हृदय का आकार जो होता है व्यक्ति की होता है बंद मुट्ठी के समान, ठीक। इसका भार लगभग 300 ग्राम, रंग जो होता है गहरा लाल या बैंगनी सा होता है। हृदय चारों ओर से दोहरे हृदयावरण से घिरा होता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जाएगा एमसीक्यू कि हृदय चारों ओर से घिरा रहता है, तो दोहरे हृदयावरण से घिरा रहता है, ठीक।
दोनों झिल्लियों के मध्य हृदयावरणीय द्रव भरा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हृदय चारों ओर से हृदयावरणीय झिल्ली से घिरा रहता है, तो उन दोनों झिल्लियों के मध्य भरा रहता है कौन सा द्रव? तो आपसे पूछ देगा, तो याद रखिएगा हृदयावरणीय द्रव। ठीक, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे हृदय की बाह्य संरचना। हृदय की बाह्य संरचना देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले पेपर में आपसे पूछता है तो हृदय की ये वाला संरचना आपको बनानी है। संरचना बनाने के बाद आपको लिखना भी है। अब क्या लिखना है तो देखिए, हृदय 4 कक्षीय होता है। आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हृदय कितने कक्षीय होता है, हृदय जो होता है 4 कक्षीय होता है। हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा हृदय अलिंद तथा निलय में बटा होता है। किसके द्वारा? तो हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा हृदय अलिंद तथा निलय में बटा होता है। क्लियर हुआ? आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग अलिंद, हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग अलिंद होता है। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग क्या होता है? अलिंद होता है। और आगे का आ गया है, आगे देखिए हम, तथा निचला शंकु रूपी भाग निलय कहलाता है। शंकु रूपी भाग को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। देखिए ये हमारा हो गया अलिंद और ये निलय। शंकु रूपी भाग ऐसे जो है, ऐसे, ये क्या है? निलय है। ठीक, और अलिंद आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ये अलिंद है। समझ में आया? निलय कहलाता है। अग्र एवं पश्च महाशिराएं, अग्र एवं पश्च महाशिराएं दाएं अलिंद में खुलती है। अग्र और पश्च महाशिराएं, देखिए ये है हमारा अग्र महाशिरा जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कहाँ पर खुल रही है। तो ये हमारी खुल कहाँ रही है? कहाँ खुल रही है? दाएं अलिंद में। तो यहाँ से देखेंगे तो यही हमारा क्या है? दाएं अलिंद है, खुल रही है यहाँ पर। ठीक, आगे देखिए खुलती है। पल्मोनरी शिराएं बाएं अलिंद में खुलती है। अब पल्मोनरी शिरा कहाँ खुलती है? तो बाएं अलिंद में खुलती है। समझ में आया? गॉट इट? आगे देखिए, एक अंतरानिलयी खांच निलय के विभाजन को दर्शाता है। निलय के विभाजन को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या बता रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये निलय के विभाजन को अलग अलग बांट रहा है। दाएं निलय से पल्मोनरी चाप निकलती है और बाएं निलय से कैरोटिक सिस्टेमिक चाप निकलती है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाएं निलय से कौन सा चाप निकलता है? तो बाएं निलय से कैरोटिको सिस्टेमिक चाप निकलती है। ठीक, हृदय की आंतरिक संरचना को आप समझते हैं। ये तो हम बार देख लिया, अब यहाँ से हृदय की आंतरिक संरचना को समझेंगे। तो यहाँ पर हृदय की आंतरिक संरचना को समझते हैं और अच्छे से इसे समझेंगे। हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की भित्ति 3 परतों की बनी होती है। हृदय की भित्ति कितने परतों की बनी होती है? 3। बाह्य हृदय स्तर, यह सबसे बाहरी पतला महीन स्तर होता है। दूसरा पेशी हृदय स्तर, यह हृदय पेशियों का बना मध्य स्तर होता है। यह स्तर सबसे मोटा होता है। आगे बढ़िए, आगे देखेंगे तो अंतः हृदय स्तर, यह सरल सल की उपकला का बना भीतरी स्तर होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। हृदय की आंतरिक संरचना क्षैतिज अनुलंब काट में स्पष्ट दिखाई देती है। हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित रहता है। अलिंद में एक अंतरा अलिंद पट होता है जो इसे दाएं अलिंद एवं बाएं अलिंद में बांट देता है। इस पट पर दाईं ओर एक अंडाकार गड्ढा होता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। दाएं अलिंद में पश्च महाशिरा तथा अग्र महाशिरा के छिद्र होते हैं। पश्च महाशिरा के छिद्र पर यू स्टेकियन कपाट होता है। अग्र महाशिरा के छिद्र की ही पास में एक और छिद्र होता है जिसे कोरोनरी साइनस कहा जाता है।
इस छिद्र पर कोरोनरी कपाट होता है। दाएं आलिंद में अग्र तथा पश्चिमाशिराओं के छिद्रों के समीप एक विशेष प्रकार की गांठ जैसी संरचना होती है। इसे स्पंदन केंद्र या पेसमेकर या सीरा आलिंद गांठ कहते हैं। इससे हृदय में संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अंतरा अलिंद पट्ट पर आलिंद निलय गांठ होती है। यह हृदय संकुचन की तरंगों को निलय में प्रेषित करती है। बाएं अलिंद में दोनों फुफ्फुसीय शिराएं एक सम्मिलित छिद्र द्वारा खुलती है। देखिए, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से कुछ लाइन ही लिखिएगा, कुछ लाइन, बहुत कम लाइन लिखिएगा, थोड़ा सा, और ये आपका दीर्घोत्तरी में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आंतरिक संरचना, यहाँ पर आपको आंतरिक संरचना दिखाई देगा पूरा डिटेल में। यहाँ पर आंतरिक संरचना मैं लिख रखा हूँ, आप यहाँ पर समझिएगा। आप इसे नोट्स को ले लीजिएगा और समझिएगा, अपने मन से समझ लेंगे, आप पढ़िएगा और समझ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आप बता दे रहा हूँ। और एक अंतरा निलय पट निलय को दाएं एवं बाएं निलय में बांटता है। निलय का पेशी स्तर अलिंद की अपेक्षा मोटा होता है। बायां निलय का पेशी स्तर सबसे अधिक मोटा होता है। निलय की भित्ति में स्थित मोटे पेशी स्तंभों को पैपिलरी पेशिया कहते हैं। दाएं निलय से पल्मोनरी चाप दाएं निलय से पल्मोनरी चाप निकलती है। पल्मोनरी चाप कहाँ से निकलती है? दाएं निलय से। यह अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में पहुंचाती है। तो कौन? पल्मोनरी चाप जो होती है दाएं निलय से निकलती है, अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में पहुंचाती है। बाएं निलय से निकलती है कैरोटिक सिस्टेमिक चाप निकलती है, जो सारे शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचाता है। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि बाएं से निकलने वाली चाप कैरोटिको सिस्टेमिक चाप पहुंचाती है शरीर में शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। तो याद रखिएगा, शुद्ध रक्त। इन चापों के आधार पर तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं, जो रक्त को वापस हृदय में आने से रोकते हैं। अलिंद निलय छिद्र द्वारा निलय में खुलते हैं। इन छिद्रों पर अलिंद निलय कपाट स्थित होते हैं। ये कपाट रुधिर को अलिंद से निलय में जाने देते हैं, किंतु वापस नहीं आने देते हैं, याद रखिएगा। दाएं अलिंद एवं निलय के बीच के अलिंद निलय कपाट 3 वलन होते हैं। कितने वलन होते हैं? 3 वलन होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसे याद रखिएगा। अब अतः इसे त्रिवलनी कहते हैं। बाएं अलिंद एवं निलय के बीच के कपाट 2 वलन होते हैं। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, बाएं अलिंद एवं निलय के बीच के 2 कपाट को क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं, दोलन होते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट। अतः इसे द्विलन या बाइक स्पीड कपाट या मिट्रल कपाट कहते हैं। हृदय रज्जु या कार्डी टेंडिन एक और कपाटों से जुड़े रहते हैं, तथा दूसरी ओर निलय की भित्ति से जुड़े रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप एक काम करिएगा, इसे आप बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा, डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बस ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि हृदय को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये हमारा छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना, उसकी कार्यविधि का वर्णन विस्तार से कीजिए। 2020 में भी पूछा गया, देख लीजिए, 22 में भी और 24 में भी पूछा गया। 24 में देखिए आई के कोड में, IN कोड में, दोनों में पूछा गया। 2020 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया है। तो इसका समझते हैं। देखिए, उत्सर्जन शरीर तरल तथा ऊतकों के संगठन को नियमित करने के लिए जंतु शरीर से नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। कभी कभी आपसे पूछ देगा उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन का डिफिनेशन लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक ब्रिक लिया हूँ, जो कि नेफ्रॉन भी कहते हैं, और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। कभी कभी आपसे पेपर में इसका स्ट्रक्चर भी पूछ देता है, इसका स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ लेता है। तो ये याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर भी, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाकर ही आपको क्या करना रहता है, इसके बारे में लिखना रहता है। तो चलिए, स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ब्रिक या ब्रिकाणु या ब्रिक नलिका या नेफ्रॉन की संरचना के बारे में जानते हैं। ब्रिक का निर्माण असंख्य सूक्ष्म कुंडलित ब्रिक नलिकाओं से होता है। ब्रिक नलिका के 2 भाग होते हैं, मैलपीघी कोश और स्रावी नलिका। मैलपीघी कोश क्या होता है? तो मैलपीघी कोश में प्यालीनुमा संरचना होती है, जिसको बोमेन संपुट तथा रक्त कोशिकाओं का गुच्छा गोलेमुरुलस होता है।
ग्लोमेरुलम मेरुलस में अभिवाही धमनिका रक्त पहुंचाती है और अपवाही धमनिका ग्लोमेरुलस से रक्त वापस ले जाती है। यहाँ पर समझिए बॉमन संपुट कहा है ना, तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो डॉट डॉट बना है, यही बोमेन संपुट है और ये है अपवाही धमनिका है। यहाँ पर आप समझिए कोशिका गुच्छा है यहाँ पर, तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा खुद से, क्योंकि इसमें स्पष्ट तो हम दिखाई दे नहीं रहा है। बाकी आप फिगर, आपके पास बुक होगा तो फिगर देख लीजिएगा, या मैं ये नोट्स दूंगा तो थोड़ा अच्छे से जूम कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्रावी नलिका। स्रावी नलिका 3 भागों में बटी होती है। स्रावी नलिका कितने भाग में बटी होती है? 3 भाग में बटी होती है। प्रथम समीप्त कुंडलित भाग, मध्य का हेनले लूप तथा अंतिम दूरस्थ कुंडलित भाग। अंतिम कुंडलित भाग संग्रह नलिका में खुलता है। संग्रह नलिकाएं पिरामिड्स पर खुलती है। अब यहाँ पर मूत्र की निर्माण कैसे होती है वो समझ लेते हैं। तो देखिए बोमेन में स्थित ग्लोमेरुलस में रक्त लाने वाली अपवाही धमनिका रक्त ले जाने वाली अभिवाही धमनिका से चौड़ी होती है। इसलिए जितना रक्त ग्लोमेरुलस से आते हैं उतना निकल नहीं पाते हैं। इससे रक्त पर दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण रक्त का तरल भाग छनकर बोमेन संपुट में आ जाता है। इसे नेफ्रीज फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलस से निकलने वाली अभिवाही धमनिका स्रावी नलिका का मध्य भाग हेनले लूप के चारों ओर एक परिनलिका कोशिका जालक बनाती है। इस जालक की कोशिकाएं परस्पर मिलकर ब्रिक सिरका बनाता है। सिरकाएं परस्पर मिलकर ब्रिक सिरा बनाती हैं। बोमेन संपुट में छने तरल में से लाभदायक पदार्थ रक्त कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त कोशिकाओं में उत्सर्जित पदार्थ स्रावी नलिका से स्रावित कर दिए जाते हैं। संग्रह नलिका में पहुंचने वाला तरल ही क्या कहलाता है? मूत्र कहलाता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। यह थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इसमें आपको रटना पड़ता है, इसमें समझा नहीं पाएंगे ज़्यादा कुछ, तो इसे तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। मैं बस क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आप करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर लाएंगे एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय टॉपिक। उसके बाद से आपका धीरे धीरे हम ख़त्म करने की कगार पर आ रहे हैं और आज हो सकता है तो आपका मैथ का भी क्लास प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो मैथ का भी क्लास लेना ना भूलिएगा। मैथ के क्लास में आपको बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक को समझाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पैसा वापस कर दीजिएगा, ठीक? आपको पैसा वापस कर देना है अगर नहीं समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।